नमस्कार दोस्तों, तो अपने इस हफ्ते की करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछली करंट अफेयर की जो सीरीज की थी उसमें हम लोगों ने 10 तारीख तक के करंट अफेयर कवर किए थे। आज हम 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को, जो करंट अफेयर्स है, उसको कवर करने वाले हैं। तो आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग एक काम कर दीजिए। कौन सा? आप सभी को पता होगा क्या करना है, पता है ना? फिर हम मोदी जी की तरह बोले कहीं नहीं पता है, कहां पता है? तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे लिए आप लोग एक शेयर कर दिया कीजिए। आपका वो जो एक शेयर है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है बेटा। आप बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारी आपसे, ठीक है? चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा बेटा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कहां के सीएम बने हैं? वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं। कहां के? हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी जो चुनाव हुए थे रिसेंटली हुए चुनावों में दो राज्यों में चुनाव हुए, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। तो पहले दोनों जगहों पर, हिमाचल में भी और गुजरात में भी, इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जो गुजरात है, गुजरात तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदली है, बीजेपी की जगह कांग्रेस सत्ता में आई है और कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्या बनाया गया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू को चीफ मिनिस्टर, सीएम की पोस्ट दी गई है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उनका भी, और जिसमें कि राहुल गांधी की उस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। वो भारत जोड़ो यात्रा उपलब्धि है भैया कांग्रेस के लिए, अगर देखा जाए एक तरीके से तो। कितने से राज्यों में उनकी सरकारें बची हैं, पर जिन भी राज्यों में उनकी सरकारें बची हैं उनको देखिए, ये चीज जो है ये कांग्रेस को सीखनी पड़ेगी अटल बिहारी वाजपेयी से। जब भारतीय जनता पार्टी 4 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की पुनर्स्थापना हुई थी, तब उस समय पर अगर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम निकाय में भी कोई भी जो एक कैंडिडेट जीतता था तो उसको भी सेलिब्रेट किया जाता था, उसको भी एक जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, ये चीज जो है ये चीज सीखनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का शपथ ग्रहण हुआ। 4 बार क्या है, 4 बार विधायक चुने गए हैं। इससे पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस की राज्य चुनाव अभियान समिति के क्या रह चुके हैं? ये अध्यक्ष भी थे। इस अभी जो चुनाव अभियान चल रहा था, जो कैंपेनिंग की जा रही थी चुनाव के लिए, उसके अध्यक्ष भी थे। लेकिन जो ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा जो वीरभद्र सिंह थे, जो पूर्व सीएम थे, कहां के? जो पूर्व सीएम थे हिमाचल प्रदेश के, उनकी जो वाइफ थी वो थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। इसी के साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर बने हैं, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ये भी एक बहुत चर्चित नेता है कहां के? हिमाचल प्रदेश के। उनको क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता था, हाल ही में चुनाव जीता है उन्होंने। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की फोटो देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं, हाल ही में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कोरोना से मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं बेटा, अब वो दोबारा समय आ चुका है हमारे। कौन सा समय आ चुका है? कि हम लोगों को अलर्ट मोड पर अब आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल उसी लाइफ में चले जाएं जिस लाइफ में हम 2020 में और 2021 में जिए थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन अभी जो अलर्ट मोड वाला सिस्टम है ना, अलर्ट मोड वाला सिस्टम, ठीक है, हिरण होता है वो जब घास खाता है ना तो वो कान खुले रखता है और हल्की सी भी सुगबुगाहट पर वो हिरण क्या लगा देता है? दौड़ लगा देता है, अलर्ट रहता है वो हमेशा। क्यों? क्योंकि शिकारी जानवरों का खतरा होता है उसे। सेम उसी मोड पर रहना पड़ेगा अभी हमको। चाइना में अभी के टाइम पर ऑन एन अनऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल तो चाइना ने कहा कि चाइना कल की ही डेट में चाइना के यूं बोला गया है कि चाइना में केवल 3000 कोविड पॉजिटिव लोग आए हैं। बट अनऑफिशियली इंडिया में भी हो चुका है एक्चुअली ऐसा। 2021 में जो कोविड डेथ का जो डेटा है वो बहुत गलत बताया गया था। ये बात मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि मैंने खुद ने वो मंजर देखे थे जहां पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उनको कोई संभालने वाला नहीं था। मैंने खुद ने देखा था वो मंजर। ठीक है, तो
चाइना ने कहा 3000 लोग पॉजिटिव आए हैं और 120 लोगों की डेथ हुई है कोविड से। चाइना में नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, जिसका नाम BF.7 दिया गया है WHO के द्वारा। और इसी के साथ साथ चाइना के साथ साथ जापान और लैटिन अमेरिका भी अभी के समय पर कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जापान में भी लगभग 60,000 केस दर्ज किए गए हैं। ठीक है, ये जो वायरस है 0.7, ये कहा गया है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इसके जो प्रोटीन के म्यूटेंट्स हैं ये अलग तरीके के बने हुए हैं, इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा भी रखी है ना, उन लोगों की इम्यूनिटी पर तो ये असर करेगा ही करेगा। मतलब एक बार ये हो गया तो इम्यूनिटी पर असर तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है। और इंडिया में अब तक 4 केस पाए गए हैं इसके BF.7 वेरिएंट के, इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अभी उस अलर्ट मोड पर आ जाएं दोबारा, जो हम लोग पहले थे अलर्ट मोड पर। ठीक है, वरना 2021 का जो मंजर है वो आंखों के सामने मेरे आज भी घूमता है। जो मैंने देखा, सच में कई बार मेरी आंखों के सामने घूमता है, जहां मैंने सच में डेड बॉडीज को यूं लाइन से पड़े हुए देखा था। शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी उनको जलाने के लिए। जिन लोगों, ये तो उन लोगों की बात है जिनके घर वालों ने उनको संभाल लिया। मैंने वो मंजर भी देखा था जहां पर डेड बॉडीज यूं ही पड़ी हुई थी, उन लोगों को चील और कौवे तक खा रहे थे, गिद्ध खा रहे थे उनको, लेकिन उनको कोई संभालने वाला नहीं था। मैंने वो मंजर भी देखा था, आंखों से देखा था मैंने वो मंजर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो, इसलिए अब दोबारा से अलर्ट मोड पर आने की आवश्यकता है। इसके बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो क्या बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर कमीशन किया गया है? भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल, यानी कि देखिए प्लेन जो होते हैं वो 2 तरीके के चलते हैं बेटा। जैसे ट्रेन होती है ना, एक सवारियों के लिए गाड़ी होती है और एक मालगाड़ी होती है। ठीक है, वैसे ही प्लेन्स भी 2 तरीके होते हैं, कार्गो प्लेन्स होते हैं और पैसेंजर प्लेन्स होते हैं। तो कार्गो प्लेन्स के लिए सबसे बड़ा जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर कमीशन किया गया है? तो सबसे बड़ा जेट टर्मिनल कार्गो प्लेन्स के लिए वो किया गया है कहां पर? वो किया गया है आपके कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहां पड़ता है? केरला में पड़ता है, केरला कोचीन। अच्छा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपके मुंबई का एयरपोर्ट है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा पूरा नाम है इसका, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अयोध्या में बनाया गया है हाल ही में। केवल श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका पूरा नाम है। और ये जो बनाया गया है जेट टर्मिनल, ये कहां पर बनाया गया है? कोचीन हवाई अड्डे पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा है, होने को 4थे नंबर का है, लेकिन सबसे बड़ा है ये वाला। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, पी विजयन क्या है भैया? पी विजयन केरल के सीएम है और सीएम के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL में देश के पहले चार्टर गेटवे टू बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का 4था हवाई अड्डा बन गया है। मैंने क्या कहा, पहले ही ऑलरेडी 3 थे, ये 4था है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में थे, और चौथा कौन सा बना है? कोचीन बना है। CIAL के प्रबंध निदेशक S सुहास के अनुसार बिजनेस जेट टर्मिनल भारत का पहला चार्टर गेटवे बनने जा रहा है, जो बिजनेस जेट सेवा, पर्यटन, व्यापार सम्मेलनों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ये आप देख सकते हैं जेट टर्मिनल जो बनाया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यह है। अच्छा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक खासियत और बताता हूं मैं आपको बेटा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट
सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था? ये भी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बना था। कब? साल 2020 में बना था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए केरला, पंजाब, बिहार और जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने में जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पर रहा है। जम्मू कश्मीर इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अब जानते हैं देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना आप सभी लोगों को पता होगा, आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या होता है बेटा, बीपीएल परिवारों को मुफ्त इलाज की क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है। जो भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें एक तरीके से फ्री इलाज, उनका कोई चार्ज नहीं होता है इस चीज के लिए। जो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना, ये शुरू की थी भारत सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर वाराणसी, ये भी याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है, बनारस में पड़ता है। और बनारस से ही क्या है? सांसद हैं। बनारस के सांसद कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी हैं। बनारस से ही सांसद हैं कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बाद में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उत्सव के दौरान जम्मू कश्मीर को यह उपलब्धि हासिल हुई। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता, ये इस दिन के दौरान क्या हुई? जम्मू कश्मीर को यह उपलब्धि हासिल हुई। सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहां पर? इंटरनेशनल सहयोग और कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। वहां पर जम्मू कश्मीर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, जो ये दिवस है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 10 और 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस? हर साल 10 और 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा इसके अलावा टेली परामर्श में, टेली परामर्श का मतलब टेलीफोनिक जो गाइडेंस होती है उसमें भी जम्मू कश्मीर जो है उसको कौन सा स्थान मिला है? टेलीफोनिक गाइडेंस में भी जम्मू कश्मीर को इसमें दूसरा स्थान दिया गया। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों का ये होमवर्क है, जम्मू इसमें पहला स्थान किसे दिया गया? आप जब भी देखें वीडियो, ठीक है, देखिए मैं आज ये वीडियो हम क्या कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में बच्चे बाद में भी देखें इस वीडियो को, तो अभी के टाइम पर आप लाइव बॉक्स में बता रहे हैं तो लाइव बॉक्स में बता दीजिए, वरना जब कभी भी देखें आप तो आपका ये क्वेश्चन है हमारा कि टेली परामर्श में जो पहला स्थान है वो किसे मिला है? क्योंकि दूसरा स्थान तो जम्मू कश्मीर को मिला है, पहला स्थान जो है वो किसको मिला है? टेलीफोनिक परामर्श में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम हुआ करता था गोवा में, वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, प्रमोद सावंत या नीलेश कबराल? ठीक है, तो सबको बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो एयरपोर्ट है ये किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर भारत के दिवंगत दिग्गज नेता, ठीक है, जिनका मैं खुद दिल से सम्मान करता हूं। एक नेता कैसा होना चाहिए, इस बात की जो छवि है वो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है, जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, उनमें मनोहर पर्रिकर एक व्यक्ति थे, सच में। ठीक है, बहुत अच्छे पर्सन थे मनोहर पर्रिकर, पर भारतीय राजनीति में वो जितना कंट्रीब्यूट कर पाते उससे पहले ही भगवान ने शायद उनको अपने पास बुला लिया। पर मनोहर पर्रिकर सच में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन ही नहीं, पॉलिटिशियन के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे मनोहर पर्रिकर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर को क्या है, मनोहर पर्रिकर को मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, जानते हैं अब डिटेल्स के बारे में। तो देखिए मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री थे गोवा के, एक्स चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, 4 बार मुख्यमंत्री रहे गोवा के। ठीक है, और मनोहर पर्रिकर पहले आईआईटीएन सीएम, देश के पहले
IITN चीफ मिनिस्टर कौन थे? मनोहर पर्रिकर ही थे। मनोहर पर्रिकर ने आईआईटी से पढ़ाई की थी, आईआईटी से ग्रेजुएट इंजीनियर थे मनोहर पर्रिकर, पहले चीफ मिनिस्टर थे आईआईटीएन भारत के। दूसरे कौन है? दूसरे अरविंद केजरीवाल हैं जो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है, यानी कि 44 लाख लोग जो है हर साल एक ऑन एन एवरेज इस एयरपोर्ट से आ जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और नया बनाया गया है, पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किसे कहा जाता है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक्चुअली उस एयरपोर्ट को कहा जाता है जिस एयरपोर्ट को पर्यावरण या प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जो है वो बनाया जाता है, या उससे होने वाली जो नुकसान होता है पर्यावरण प्रकृति को, जैसे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं तो उनकी जो भरपाई है वो किसी ना किसी दूसरी जगह पर पेड़ या नए पौधे लगाकर की जाती है, उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, भविष्य की विकास योजनाओं के बाद इसकी क्षमता प्रति वर्ष 3 करोड़ से अधिक यात्रियों तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था लेकिन अब मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, यह भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मनोहर पर्रिकर के बारे में जानते हैं। मनोहर पर्रिकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, सभी को पता होगा। वह 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से 2019 में अपनी मृत्यु 2014 से अपनी मृत्यु के समय तक गोवा के सीएम रहे। 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री बने, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इनके पद पर रहते हुए हुई थी। ये गोवा के चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। पर इसके अलावा एक खास बात और है, मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, और रक्षा मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा। देखिए बेटा, मेरे को अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं इनकी जो चीजें हैं उनको याद कर करके। मनोहर पर्रिकर जैसे नेताओं को हम हमारी तरफ से और मैं आप सबकी तरफ से भी एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। ऐसे नेताओं की सच में भारत को आवश्यकता है। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत का मतलब बेटा उनकी मृत्यु के बाद किया गया था। भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण सम्मान, उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसको? पीटी उषा को। पीटी उषा भारत की फेमस एथलीट रही हैं, और कोई लड़की ज्यादा भागती है, ज्यादा तेज दौड़ती है, मतलब पीटी उषा जा रही। पीटी उषा का एक दूसरा नाम भी है। पीटी उषा का निकनेम क्या है? पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं पीटी उषा को? उड़न परी के नाम से भी जानते हैं पीटी उषा को। अब जानते हैं, देखिए पीटी उषा के बारे में, या फिर इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर पीटी उषा के बारे में जानेंगे। भारत की महान एथलीट पीटी उषा ने 10 दिसंबर 2022 को इतिहास रच दिया। वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। आईओए की, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। उन्हें निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध का मतलब उनके अगेंस्ट में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। और खास बात पता है क्या है? खास बात यह है बेटा कि अब तक ओलंपिक एसोसिएशन छोड़िए, जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है ना भारत में, भारत के साथ एक्चुअली समस्या क्या है? भारत में राजनीतियों में खेल होता है और खेलों में राजनीति होती है। यह सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है भारत की, राजनीतियों में खेल होता है और खेलों में राजनीति ज्यादा होती है भारत में। आप किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष उठाकर देख लीजिए और मेरे को यह बता दीजिए। अब तो खैर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षा है वो कौन बनी है। ठीक है, तो मोनिका अहलावत, मैंने आपको बताया वो कौन है। वो
हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की वाइफ है। दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ने से रोक दिया तो उन्होंने अपनी वाइफ को लड़ा दिया चुनाव। यहां पर भी अब तक ऐसा ही होता आया था, यहां पर भी कोई ना कोई पॉलिटिशियन ही इनके अध्यक्ष बनते थे। ठीक है, जैसे मैं अगर राजस्थान क्रिकेट की बात करूं तो वैभव गहलोत भाई साहब चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, वैभव गहलोत। बीसीसीआई की बात करूं तो जय शाह के नाम पर पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन ने 100 सेंचुरी मारी थी, उन्होंने 101 मारी हुई है, इसलिए उनको सेक्रेटरी बना रखा है बीसीसीआई का। ठीक है, तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, यहां पर राजनीतियों में खेल ज्यादा होते हैं और खेलों में राजनीतियां ज्यादा होती हैं यहां पर इसलिए भारत ओलंपिक में मेडल्स नहीं जीत पाता है। यह हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है, सुनने में कड़वी हो सकती है पर एकदम हकीकत है। 1960 के बाद कोई पहली बार ऐसा हुआ है कोई खिलाड़ी आईओए का अध्यक्ष बना हो। 1960 में बने थे, इससे पहले कौन? महाराजा यादविंदर सिंह। महाराजा यादविंदर सिंह एक पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। ठीक है, और वो अध्यक्ष बने थे कब? 1960 में बने थे। 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी अध्यक्ष बना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। सोचिए, जिनको ये नहीं पता होगा ओलंपिक में कुल कितने इवेंट होते हैं, वो लोग भारत के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने बैठे थे। ठीक है, चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए उनके पूर्व जज नागेश्वर राव की देखरेख में संपन्न हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जो एक पूर्व जज थे, कौन? नागेश्वर राव, बहुत अच्छे जज थे सुप्रीम कोर्ट के नागेश्वर राव। उनकी देखरेख में ये चुनाव संपन्न हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना, उसने धमकी दे दी थी। किसको? उसने धमकी दे दी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कि अगर आपने 1 महीने के अंदर चुनाव नहीं करवाए तो आपका जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस महीने चुनाव नहीं कराने की दशा में आईओए को निलंबित करने की चेतावनी दी थी। वही चीज जो मैंने आपको बताई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को क्या कर दिया जाएगा? वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी मिली थी। उसके बाद आनंद फानन में अच्छे से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराए गए। पीटी उषा खड़ी हुई, इनके अगेंस्ट में कोई हुआ नहीं। तो पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्षा है वो बन गई। अब भगवान से दुआ करता हूं शायद ये एक परंपरा बन जाए, किसी ओलंपियन को या किसी मेडलिस्ट को ही या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ही अध्यक्ष बनाया जाए, नेताओं को अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। क्यों? क्योंकि भैया नेता बेच भी खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मेडल भी आने की उम्मीद है भारत की। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए पीटी उषा की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। पीटी उषा के नाम एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक हैं। एशियन गेम्स जो होते हैं ना, एशियन गेम्स, उनमें 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल जो हैं वो जीते हुए पीटी उषा ने। 82, 86, 90 और 94 के एशियाई खेलों में पदक जीते थे इन्होंने। 82, 86, 90 और 94 कंटिन्यू 4 में इन्होंने मेडल जीता है। इसके अलावा उनके नाम एशियन चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होती है उसमें 14 स्वर्ण, 6 रजत और 3 ब्रॉन्ज मेडल है उनके नाम पर। 58 साल की पीटी उषा 1984 ओलंपिक में 400 मीटर की जो रिले दौड़ होती है, 400 मीटर की जो क्या बोलते हैं 400 मीटर की हर्डल दौड़ होती है, हर्डल दौड़, उसके फाइनल में 4थे स्थान पर रही थी। कुछ सेकंडों से चूक गई थी, वरना ये ओलंपिक में भी मेडल जीत लेती इंडिया के लिए। पीटी उषा को इसी साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए भी नामित किया था। ये भी याद रखना, 12 लोग नामित होते हैं राज्यसभा में, और इस बार जो 12 लोग नामित हुए हैं उनमें पीटी उषा का भी नाम शामिल है। इसी साल जुलाई में पीटी उषा को क्या किया है? नामित किया है। कहां पर? राज्यसभा के एज अ नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर नहीं है। तो इनके पास केवल कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का इनके पास अधिकार नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने अपना अलग से जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? अपना अलग से, देश का तो अलग चल ही रहा है, लेकिन अपने स्टेट का अलग से जलवायु परिवर्तन मिशन। बहुत, मैं सच में सल्यूट करता हूं मैं इस सोच को
कि एक्चुअली में इंडिया में ऐसे भी पॉलिटिशियन है वास्तव में जिनको अपने वोट बैंक से ज्यादा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन बेटा बहुत बड़ी समस्या होने वाली है भविष्य में जाकर, और जो लोग इनके बारे में सोचते हैं ना राजनेता, सच में ऐसे राजनेताओं को सैल्यूट करने का मन करता है। ये जबरदस्ती की पॉलिटिक्स में ना पड़कर ऐसे पब्लिक के लिए कुछ काम किए जाए ना तो वो ज्यादा बेटर चीजें होती हैं। तो ये शुरू किया है किसने? ये शुरू किया है डी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स। तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पर्सनल जलवायु परिवर्तन मिशन। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में 9 दिसंबर 2022 को राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये शुभारंभ किया गया था इस मिशन का इसी महीने 9 दिसंबर को। M.K. स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के लक्ष्य को बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। इंडिया का जो मिशन है वो है कि इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना कार्बन प्रोड्यूस करे उस कार्बन को ऑब्जर्व करने वाला, या तो कार्बन प्रोड्यूस ही ना करे, और अगर कार्बन प्रोड्यूस हो भी रहा है तो उस कार्बन को ऑब्जर्व, उतना ही कार्बन ऑब्जर्व हो जाए जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये होता है कार्बन न्यूट्रल, यानी कि जितना प्रोडक्शन उतना ही उसको वापस ऑब्जर्वेशन। लेकिन पूरे विश्व में एकमात्र देश कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन नेगेटिव देश, विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश, एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? कार्बन नेगेटिव देश है भूटान। यानी कि भूटान जितना कार्बन उत्पादित करता है उससे ज्यादा को सोख लेता है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट हेल्दी माना जाता है। और M.K. स्टालिन ने कहा है कि 2070 का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उसको तमिलनाडु बहुत पहले प्राप्त कर लेगा अगर जो स्कीम्स जो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चले तो। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य, अब देखिए कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है ताकि कार्बन हटाई गई कुल मात्रा का मिलाकर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। वही चीज जो मैंने बताई, कार्बन जितना उत्पादित हो रहा है उतना ही उसको ऑब्जर्वेशन का जो सोर्स मिल जाए और कार्बन क्या हो जाए? बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के बारे में। तमिलनाडु ने जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है उसके बारे में जानते हैं। राज्य सरकार ने 2021-2022 के बजट में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए का परिपक्व के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, इसके लिए पास्ट बजट कितना है? 500 करोड़ रुपए का फिलहाल में बजट रखा गया है, भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2021 और 22 में शुरू की, मतलब घोषणा की गई थी 2021 में। ठीक है, इसी साल, पिछले साल। राज्य सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की है। राज्य सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी नाम से एक नई कंपनी बनाई है। उस कंपनी में तमिलनाडु में क्लाइमेट के लिए काम करने वाली जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उसी का ही सब्सिडरी बना दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है? जो कि 3 प्रमुख प्रकृति संरक्षण संस्थाओं अर्थात ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन है। यानी कि ये जो तीनों है, कौन सा? ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज, इन तीनों को एक इंटीग्रेटेड कंपनी में शामिल कर लिया गया है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। ये तीनों अब किसका हिस्सा होंगे? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा। इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों द्वारा समन्वित एवं क्रियान्वित किया जाएगा, यानी कि एनवायरमेंट ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ एनवायरमेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है,
तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहोम को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। देखिए यूएनईपी के पूर्व डायरेक्टर, देखिए तमिलनाडु सच में बेटा बहुत एक्सपीरियंस लोगों को रखता है सच में। गीता गोपीनाथ जो आईएमएफ की जाकर डायरेक्टर बनी, उन गीता गोपीनाथ को इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रख रखा था। अब सोचिए कितने, तमिलनाडु एजुकेशन में ऐसी थोड़ी आगे है यार। यूएनईपी के पूर्व निदेशक हैं एरिक सोलहोम। एरिक सोलहोम को अपना जो एडवाइजर है इस मिशन के लिए वो बनाया है किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, उनको उनकी इस पहल के लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं भैया सच में। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेटा याद रखिएगा, आरबीआई ने हाल ही में मालदीव्स के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्या है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत, ये एक प्रोग्राम है, क्या है आपको बताएंगे, मालवीय मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुविधा के माध्यम से आरबीआई एमएमए यानी कि मालदीव मॉनिटरी एसोसिएशन को आरबीआई ने अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विभिन्न किस्तों में धन निकालने की अनुमति देती है। यानी कि मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी जो है, एसोसिएशन जो है, वो इंडिया के आरबीआई से 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर टाइम टू टाइम क्या कर सकती है, जब भी वो मिल चाहे तब छोटी छोटी किस्तों में निकाल सकती है। अब जानते हैं देखिए इसके बारे में, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क क्या है? करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते से है। बहुत सिंपल चीज है, किसी भी एक देश की मुद्रा के आदान प्रदान का जो समझौता होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? वही मनी स्वैप कहलाता है, जिसको यहां पर लिखा भी गया है, ठीक है, करेंसी स्वैप। अब सार्क देश जो है, सार्क देश, ठीक है, दक्षेश सुना होगा ना आपने, दक्षेश क्या बोलते हैं, 8 देशों का समूह है दक्षेश, उसके बीच में एक फ्रेमवर्क एक समझौता साइन हुआ है, जिसको क्या कहा गया? जिसको सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क कहा गया है, जिसको सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये मालदीव्स और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं इसमें शामिल, और इन 8 देशों के बीच में जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है ये साइन हो सकता है। मालदीव्स की आप लोकेशन देख सकते हैं, भारत के बिल्कुल इस जगह पर मालदीव्स पड़ता है। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएंगे तो आपको इस जगह पर मालदीव्स दिख जाएगा। ये जो जगह है, इस जगह पर मालदीव्स स्थित है, भारत के साउथ में है बिल्कुल, ठीक है। और पूछा भी जाता है भारत के 2 ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। तो एक तो है वो श्रीलंका, दूसरा कौन सा है? मालदीव्स है, ठीक है। अच्छा, और मालदीव्स में आपको बता देता हूं सबसे कम समुद्री स्तर वाला जो देश है वो माना जाता है। और यह भी मानना है भैया वैज्ञानिकों का कि वर्ल्ड में थोड़े समय बाद मालदीव्स नाम से कोई देश शायद एग्जिस्ट भी ना करे। ये बहुत दुखद है। क्यों है दुखद? क्योंकि मालदीव्स जो है वो धीरे धीरे करके डूब रहा है समुद्र में, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मालदीव्स धीरे धीरे करके डूब रहा है। मालदीव्स कई देशों में जगह भी खोज रहा है, खरीद भी रहा है। क्यों? ताकि वह अपने देश के जो नागरिक हैं उनको धीरे धीरे करके वहां पर शिफ्ट भी कर सके, ठीक है। और देशों को मदद करनी चाहिए मालदीव्स की, मेरा मानना यह है। ये एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, ठीक है, पूरी मानवता के लिए खतरा है ये वाली चीज। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन,
अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? यानी कि एक देश है, उसने नया टैबेकू लॉ पास किया है। उस टैबेकू लॉ के तहत नई पीढ़ी के जितने भी बच्चे होंगे, अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, इस न्यू जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे उनको इन फ्यूचर सिगरेट नहीं बेची जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो देखिए ये कानून पास किया है किसने? न्यूजीलैंड ने। ऐसे यूनिक चीजें बेटा ज्यादातर जापान, न्यूजीलैंड वगैरह ये सब भी करते हैं, हम तो सोचते भी बहुत बाद में है इन चीजों के बारे में। चलिए अब देखिए, कानून के तहत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी बच्चे को कभी तंबाकू ना उत्पाद ना तो खरीदा और ना ही बेचा जा सकता है। यानी कि 1 जनवरी 2009 के बाद जिस भी व्यक्ति ने या बच्चे ने जन्म लिया है उसको ना तो कभी तंबाकू उत्पाद बेचा जाएगा और ना ही उससे कभी कोई तंबाकू उत्पाद खरीदा जाएगा। ठीक है, जैसे अपने भारत में है ना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना या उनसे तंबाकू खरीदना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या है, सेम इसी तरीके से जो कानून है वो पास किया है। पर भारत में कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो गया है वो तंबाकू उत्पाद खरीद या बेच सकता है। लेकिन जो न्यूजीलैंड है उसने क्या तय किया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी पैदा हुआ है ना उसको ना तो खरीदा जाएगा ना ही उससे ना तो खरीदा जाएगा ना ही बेचा जाएगा। एक उम्र का जो बैरियर है वो इसमें कैटेगरी वाइज लगा दिया गया है। कौन सी कैटेगरी वाइज? यहां पर तो क्या है, यहां पर तो उम्र का बैरियर तो है, लेकिन उसमें यह नहीं है कि किस पीढ़ी के जो लोग हैं उनको नहीं बेचा जाएगा। तो अभी जो लोग हैं न्यूजीलैंड के जो 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हो रहे हैं उनको भविष्य में कभी नहीं बेचा जाएगा, भविष्य में कभी नहीं बेचा जाएगा। तो इसके तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल बढ़ाई जाती रहेगी और ये अपग्रेड होता रहेगा। साल दर साल क्या होता रहेगा? अपग्रेड होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में सांसदों जो वोटिंग हो रही थी इस कानून के लिए उसमें से 76 में से 43 तक के कानून को पारित करने के लिए पार्टी लाइन के साथ मतदान किया। यानी कि 76 सांसदों में से कितने सांसदों ने? 43 सांसदों ने फेवर में वोट किया है और यह कानून पास हो गया था। लेकिन एक पार्टी है लिबरेटियन एक्ट पार्टी जो विपक्षी पार्टी मानी जाती है, और ऑब्वियसली भैया विपक्ष का काम ही क्या होता है भैया? विपक्ष का काम विपक्ष का होता है, वो विरोध करने का होता ही है, चाहे अच्छी चीज हो चाहे खराब चीज हो। ठीक है, तो जमकर विरोध किया और कहा कि न्यूजीलैंड में छोटे दुकानों पर भी भारी असर पड़ेगा क्योंकि वे सिगरेट नहीं बेच पाएंगे। इसको इकोनॉमी से जोड़कर देख रही है लिबरेटियन पार्टी की, है ना, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा इस चीज से, छोटे दुकानदार हैं वो तबाह हो जाएंगे इस चीज से। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे डिसीजंस लेती हैं। हमारी तरफ से जेसिका अर्डन को भी एक सैल्यूट। ठीक है, और कोविड फ्री पहला देश भी कौन सा बना था? न्यूजीलैंड ही बना था। 2020 में ही कोविड फ्री हो गया था न्यूजीलैंड। चलिए अगला, तो देखिए बेटा न्यूजीलैंड के बारे में एक चीज, कुछ फैक्ट जान लीजिए। प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास करने वाला वर्ल्ड का पहला देश। प्लेन लैंग्वेज एक्ट का मतलब यानी कि हमारी जो आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज चलती है ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज, उस एक्ट को पास किया है न्यूजीलैंड ने कि है ना अनऑफिशियल जो काम होते हैं, अनऑफिशियल काम में आप जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है या जो सिंपल वे की लैंग्वेज होती है जिसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, तो उस लैंग्वेज का प्रयोग किया जा सकता है, कोई भी आपत्ति नहीं है। यानी कि उन पेपर्स पर जिन पर मोहर या कानूनन कोई चीज बाध्य नहीं होती, उन पेपर्स पर जो सिंपल लैंग्वेज है, प्लेन लैंग्वेज है, उसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप की प्रथम विजेता, पिछले साल विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप टेस्ट चैंपियनशिप की पहली विजेता बनी थी। फाइनल में भारत को ही हराया था, न्यूजीलैंड ने भारत को ही हराया था। और ये कहां आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश। क्लाइमेट इमरजेंसी जो हम भी अब सजग हैं भैया क्लाइमेट के बारे में, लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी की भैया क्लाइमेट खतरे में है, पूरे देश में क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस करने वाला पहला देश बना था न्यूजीलैंड। और ऑकलैंड को पिछले ही साल दुनिया का रहने के पर्पस से सबसे बेहतरीन शहर माना गया था। ऑकलैंड जो कहां पर पड़ता है? न्यूजीलैंड में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो बेटा देखिए, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है ये बताएंगे आपको। तो ये स्थापित किया गया है कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख में इसको स्थापित किया गया है। अब जानते हैं डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने लद्दाख के हानले में 1073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को
भारत को कि क्षेत्र को भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया है, जो हानले डार्क स्काई रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। नाम भी याद रखिएगा, हानले डार्क स्काई रिजर्व है। और हानले डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, चांगथांग जो नेशनल पार्क है, ठीक है, चांगथांग नेशनल पार्क में इसको स्थापित किया गया है। हानले डार्क स्काई रिजर्व नाम है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में इसको स्थापित किया गया है। लद्दाख के वन्यजीव विभाग द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना में इस क्षेत्र की पहचान की गई है, जिसमें हानले राजस्व रेंज को यह 6 बस्तियों का एक समूह शामिल है। 6 बस्तियां रहती हैं हानले नाम के क्षेत्र में, उन 6 बस्तियों का एक समूह जो है वो इसमें शामिल है। वो 6 बस्तियां कौन कौन सी हैं? 6 बस्तियां भोग, खुल्डो, शादो, पुनुंग, नागा और तिब्बती। ये क्या है? ये बस्तियों का मतलब ये जनजातियां हैं, इनको नामित किया गया है। जो डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है ना क्षेत्र, उस डार्क स्काई रिजर्व में ये जनजातियां रहती हैं। अब डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए बेटा, डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? डार्क स्काई रिजर्व आमतौर पर पार्क या वेधशाला के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को रोकता है। यानी कि जो हमारे लाइट पॉल्यूशन होता है, उस लाइट पॉल्यूशन को जो एरिया रोकता है, उस एरिया को किसके नाम से जाना जाता है? डार्क स्काई रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डार्क स्काई मूवमेंट का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना और खगोलीय अवलोकन के दौरान बाधा से बचाना है। यानी कि जो हमारी खगोलीय घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन को बढ़ाना है और उसमें जो बाधाएं होती हैं उनको रोकने से है। अमेरिका का एक गैर लाभकारी संगठन, एनजीओ बोलते हैं जिस चीज को, एनजीओ जिसका नाम है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, आईडीएसए, निर्धारित मापदंडों के अनुसार आधार पर स्थानों को इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस घोषित करता है। एक एनजीओ है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, वो कुछ पैरामीटर्स पर क्या करता है? अलग अलग क्षेत्र को डार्क स्काई रिजर्व घोषित करता है। अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? पार्क, अभ्यारण्य और रिजर्व के रूप में नामित करता है। किसी पार्क में, किसी सेंचुरी में या किसी रिजर्व में कोई एरिया होता है, उसको डार्क स्काई रिजर्व नामित करता है। इस क्षेत्र का चुनाव 5 श्रेणियों में किया जाता है। 2 डार्क स्काई इंटरनेशनल पार्क, समुदाय रिजर्व, अभ्यारण्य और नाइट शहरी नाइट स्काई क्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाल ही में बहुत चर्चित रहा है। ये जो बाहर किया गया, ये किसको किया गया है बेटा? ईरान को किया गया है। क्यों किया गया है ईरान को इससे बाहर? अमेरिका के प्रस्ताव के बाद ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। भारत ने लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से ईरान को हटाने के लिए की गई वोटिंग में भाग नहीं लिया है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को में इसके लिए वोटिंग हुई थी और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो भी अमेरिका के समर्थक देश हैं उन्होंने वोट किया किसके? ईरान के अगेंस्ट में वोट किया इन्होंने। क्यों किया ईरान के अगेंस्ट में वोट? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, ईरान जो है, ईरान ने हाल ही में आपको पता होगा हिजाब विवाद की तरह चर्चित रहा ईरान में। वहां की महिलाओं को हिजाब पहनने से हिजाब कंपलसरी कर रखा था। वहां की महिलाओं ने हिजाब पहनने का विरोध किया और जब उन महिलाओं ने हिजाब पहनने का विरोध किया तो उनको उठा के जेलों में डलवा दिया गया और एक महिला को तो फांसी भी दे दी गई इसके विरोध में। ठीक है, तो इसी कारण महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए और वो नहीं मिले, इसके लिए अमेरिका ने, ईरान और अमेरिका की तो वैसी दुश्मनी है भैया। ठीक है, कासिम सुलेमानी का तो नाम याद ही होगा आप लोगों को। कासिम सुलेमानी को मरवा दिया था अमेरिका ने। ईरान की सेना का चीफ कमांडिंग ऑफिसर था। 8 देशों ने इसके विरोध में वोट किया है। 8 देशों ने विरोध में वोट किया है। वो 8 देश किसके समर्थक हैं? वो 8 देश ईरान के समर्थक हैं। सिंपल सी बात है, ये इंटरनेशनल राजनीति होती है बेटा। इसमें तो जैसे अपने देशों में राजनीति होती है ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी राजनीति होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा बेटा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा? वो भोपाल में किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल में आयोजित होगा।
ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 जनवरी 2023 में भोपाल में होगा और यह भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद होने वाला प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। G20 की हाल ही में बैठक भारत की अध्यक्षता में बेंगलोर में आयोजित हुई थी, ठीक है, जिसको लीड किसने किया? भारत ने किया। अच्छा, शेरपा बैठक कहां पर हुई थी G20 की? वो उदयपुर में हुई थी। जबकि G20 की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई थी? वो भारत में बेंगलोर में आयोजित हुई थी, ठीक है। और G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद बड़ा इवेंट कौन सा होगा? IISF होने वाला है। या आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022, ठीक है। IISF भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है जो पूरे देश के उल्लेखनीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी लोकाचार के साथ एक विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती के सहयोग से चलाई जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ये IISF है, ये क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी एक योजना है जो पूरे देश के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में जो स्वदेशी हमारा लोकाचार है, लोकाचार का मतलब रहन सहन है, और के साथ साथ एक विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती के सहयोग से चलाया था। यानी कि देश में साइंस को प्रमोट करने के लिए इसको चलाया जाता है, और साइंस का प्रमोशन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ये अपना मौलिक कर्तव्य भी बताया गया है। इसके अलावा इस साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 में की गई थी और IISF 8वां संस्करण है। कब शुरू हुआ था? ये 2015 में शुरू हुआ था। और कौन सा संस्करण है इस बार का? 8वां संस्करण है इस बार, ठीक है। चलिए बेटा, अपने इस वीक की करंट अफेयर की सीरीज में अभी फिलहाल इतने ही क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चनों के साथ हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जल्द ही मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.